तो जहां तक मैंने ये फिनिश किया था, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये है 2.29। 2.29 जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है नेलोरफिन, इसका फॉर्मूला दिया आपको सिमिलर टू मॉर्फिन, ठीक है, इज यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स, ठीक है। डोज ऑफ नेरोल्फिन जनरली गिवन इज, देखो एक डोज इतने ग्राम का दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि आप इसको क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो। जैसे एक डोज आपने कभी खाई, डॉक्टर ने आपको दिया होगा कि एक डोज में या एक टाइम में आप इतना खाओगे, तो जो डोज का मतलब वन टाइम से आप कितना खाओगे, तो जो वेट हो गया ये सॉल्यूट का वेट हो गया जो आपने ड्रग्स लोगे 1.5 mg। अब ये मिलीग्राम है, तो इसे हमने चेंज करना है ग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम होता है उसमें 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, और ये मिलीग्राम में दिया तो इसको आपने ग्राम में चेंज करना है। और वो कह रहा है देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्चुअल में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के बराबर हो जाएगा। अब सॉल्यूट का मास तो आपको दिया हुआ है, अब सॉल्वेंट का मास आपको निकालना है मेन। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने कहा है देखो मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पूछ कहा है उसने, ठीक है। इस डोज के लिए कितना मास चाहिए होगा, तो मास का मतलब जितना सॉल्यूट का मास है प्लस सॉल्वेंट का मास करना पड़ेगा। सॉल्यूट का मास आपको गिवन है, बस हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो आपको क्लू क्या दिया उसने, देखो ये स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको दी हुई है कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ m, ठीक है। अब यहीं से निकाल लो, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए इसको एक्सटेंड कर दो, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उसका हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। देखो अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मोलर मास निकालना है इसका, तो 19 इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। और 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना है, 14 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14। ऑक्सीजन के 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 3 जा 48, 48। ठीक है। ये कितना आएगा, 19 2 जा 38, 3 हो जाएगा, और 19 1 जा 19 प्लस 3 22 हो जाएगा। इस सबको ऐड कर दो, 8 और 8 16, 20 21 हो जाएगा, 2 आएगा ऊपर कैरी करके, 2 2 4 6 7 प्लस 1 11, ठीक है, और 311। सारी वैल्यूज आपको दी है, देखो इसकी वैल्यू आपको दी है 1.5 इंटू 10⁻³ डब्ल्यू भी आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 1000 अपॉन 311 इंटू डब्ल्यू ए। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा ये 1000 अपॉन 311। इसको जितना आएगा ये आंसर करके इसको ऐड कर देना है इसके साथ, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आएगा, लगभग 3 3 जा 9, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन उसमें 1.5 इंटू 10⁻³ प्लस ये जो वैल्यूज आएगी इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हुआ ये 2.29, रिप्लाई करना मुझे। यस सर, क्लियर है। यस सर। और किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, उसकी वैल्यू को पुट करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना हमने। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2.30, कैलकुलेट द मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो हमें मास ऑफ बेंजोइक एसिड का मतलब हो गया कि वेट है बेंजोइक एसिड का, वो हमें कैलकुलेट करना है,
अब आपको क्या क्या चीज दी हुई है देखो, उसने कहा है प्रिपेयरिंग 250 ml, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको 250 ml, ठीक। और ये कैपिटल एम दिया है, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी है 0.15। अब आप यहां से निकाल लो, सबके लिए मोलर मास की जरूरत है। देखो ये मोलर मास को ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कभी भी, ये खुद निकालना है आपको। इसके लिए फॉर्मूला दे दिया है C6H5COOH। टोटल सी मेरे पास 7 है तो 7 इंटू 12 हो जाएगा, टोटल H मेरे पास 6 है तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, और टोटल कार्बन 2 है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये 84 प्लस 6 90 और 32, तो ये हो जाएगा आपका 122। तो ये ध्यान रखना बस। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर दो। मोलैरिटी क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, MB आपने निकाला हुआ है, वेट आपको कैलकुलेट करना है, और ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, 1.5 इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन 122 इंटू 250। इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका WB इज इक्वल टू 0.15 इंटू 122 अपॉन 4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 0 आएगा, 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 2.30 क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो 2.31 है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। क्यों करेगा? अब इसमें पूछा है उसने, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमें डेल एफ निकालना पड़ेगा, ठीक। और वो कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ, अब आपके पास तीनों की तीनों सेम अमाउंट हो गई, अमाउंट तो सेम है, यानी सब कुछ सेम होगा। पहला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। दूसरा है ट्राई क्लोरो, ट्राई का मतलब 3 क्लोरो हैं, और एसिटिक एसिड मतलब ये, इसके जो हाइड्रोजन होता है उसे क्लोरीन हटा देता है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। तीसरा ट्राई फ्लोरो, यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, बाकी एसिटिक एसिड। अब देखो इसे करना कैसे है, हमें लगाना है इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। अब मोलैलिटी या कंसंट्रेशन तो सबके लिए सेम आ गई है, तो हमें मेन जो चीज है वो किस पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। आई की वैल्यू हमें कैसे पता से चलेगी? पहला फॉर्मूला क्यों लगाया? है तो कौन सा फॉर्मूला इसके अलावा? इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का केवल एक ही फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसके पर अलावा पर आई क्यों लगा? आई तो सबके मतलब साथ बिना आई का लगता भी तो है। होता है। बिना आई तब होता है जब आपके पास जो सॉल्यूट होता है वो कैसा होता है, नॉन आयनिक होता है। नॉन आयनिक का मतलब जो टूटेगा नहीं, जो डिसोसिएट ही नहीं होता है, उसके लिए लगता है कौन सा फॉर्मूला, जिसमें I1 होता है वहां पे, क्योंकि आई की वैल्यू मैटर नहीं करती है किसके लिए, नॉन आयनिक के केस में, क्योंकि उसमें एक ही मोल लिया आपने। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का 1 मोल ले लिया, तो ग्लूकोज का 1 मोल टूटेगा ही नहीं, तो आपको ग्लूकोज का 1 ही मोल दिखेगा, तो आपका आंसर आई का 1 आ जाता है। इसीलिए हम उससे आई शो नहीं करते। लेकिन अगर मैंने कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लिया तो वहां पे तो आई आएगा ही आएगा, तो जनरल आई आता है। लेकिन जो नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके लिए I1 हो जाता है, इसीलिए हम आई को शो नहीं करते, ठीक है। तो जनरली ये किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। और आई का मतलब यहां पे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कौन जल्दी या ज्यादा डिसोसिएट होगा। जो जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है देखो, कि यहाँ पे ये फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। और जब फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन को जल्दी निकाल देता है बाहर, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर पावरफुल। आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की होती है, हाइड्रोजन की सबसे कम होती है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कंपाउंड है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH है। देखो एक चेंज है बस, कौन सा, फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। जो सिमिलर है उसे नहीं देखा जाता, ठीक है। तो सिमिलरिटी को हम देखेंगे नहीं। अब देखो
क्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डेफिशिएंट हो गया। जैसे 3 दोस्त हैं आपके, आपको कहेंगे चलो पार्टी खिलाओ, हमें पार्टी खिलाओ, तो आप क्या करोगे, घर वालों को प्रेशर दोगे कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, तो आप वहां से खींचोगे। अब तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है, आप अपनी मदर को कहोगे, पेरेंट्स फादर को कहेंगे, और यहां से ये जब इसको प्रेशर लगाएगा तो ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। तो जितना पावरफुल ये ग्रुप होगा उतना हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब सबसे ज्यादा आई एफ किसका हो जाएगा, डेल टी एफ इसका। क्यों, क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत जल्दी हो रहा है, ये बहुत जल्दी एच को निकालेगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको डिफिशिएंट बना दिया। किसकी वजह से डेफिशिएंट बनाइए, क्योंकि ये जो ग्रुप है पावरफुल है, खींचने वाला है। तो जब ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये डेफिशिएंट बना, इसने यहां से खींचा और ये यहां से खींचेगा, अब ये डेफिशिएंट बनेगा तो हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा। यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज्यादा किस केस में होगा, फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, और सबसे कम किस में होगा, हाइड्रोजन में। तो इसका मतलब जो डेल टी एफ की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। आई जितना ज्यादा होगा उतना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी जो ये ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है एक चैप्टर, तो वहां पे है ये जो इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है, उस चैप्टर में भी है ये इंडक्टिव इफेक्ट। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का होता है, लास्ट में हाइड्रोजन तो न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। तो ये आया समझ में, ये आपको फिर से समझाऊं, यस या नो? सर रिपीट कर। देखो सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि जो डेल टी एफ वो कह रहा है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसने कहा सब कुछ सेम है, अमाउंट का मतलब वो सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो डेल टी एफ होता है ये किस पे डिपेंड करेगा, आई के एफ एम पे, ठीक है। तो कह रहा है लगभग लगभग ये पोर्शन दोनों का सेम है, कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम है और मोलैलिटी भी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस क्या आएगा आपका, आई पे डिपेंड करेगा। आई का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है। आई की वैल्यू ज्यादा होगी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जो जितनी जल्दी टूटेगा उसके लिए आई ज्यादा है। जैसे मैंने कहा KCl और एक दे दिया मैंने K2SO4, बताओ मैंने कहा डेल एफ किसके लिए ज्यादा होगा, डेल टी एफ। तो आप देखोगे कि ये कितने मोल में टूटेगा, 2 मोल में, K प्लस और Cl माइनस में। तो इससे 1 मोल से आपको 2 मोल मिल रहे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है आई की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे अगर ये टूटता है तो 2K प्लस हो जाएगा और एक SO4 2 माइनस होगा, यानी आपको इससे मिलेगा 3 मोल। तो यही आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हो, इस वैल्यू को, ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, आंसर डबल आएगा। लेकिन अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रिपल आएगा। यानी कि ये ट्रिपल होगा और ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि डेल टी एफ इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, यानी आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी। तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी जल्दी ये डिसोसिएट हो रहा है या कितने मॉलिक्यूल या मोल इसके डिसोसिएशन के बाद मिल रहे हैं। जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना क्या होगा, आई ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने देखना है कि आई, अब हमने क्या किया कि जो कंपाउंड है आपके पास वो कौन कौन से, एक है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। दूसरा इसमें ट्राई क्लोरो, ट्राई का मतलब 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हैं और ये एसिटिक एसिड है। तीसरा मैंने लिखा है ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब मैंने देखा कि इन तीनों में से ये वाला ग्रुप किसका पावरफुल है, ठीक है। इन तीनों ग्रुप में से ये वाला ग्रुप जो है वो किसका पावरफुल है। मैंने देखा कि ये जो CH3 है ये क्या है, लेस पावरफुल है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, और सबसे कम होती है हाइड्रोजन की। तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, सीधी सी बात है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देता है, ये खींचेगा। तो यहां से H जल्दी निकलेगा। जैसे मैंने कहा एसिड होता है कोई भी तो किस में टूटता है, ये प्लस H प्लस आयन में टूटेगा, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये टूटेगा तो ये टूटेगा CCl3 COO माइनस और H प्लस में।
अगर ये टूटेगा तो एक इसमें टूटेगा, CF3COO माइनस और H प्लस में। तो अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो मैंने देखा कि फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये जल्दी H को निकालेगा। क्लोरीन की पावर उससे कम है तो ये और हल्के से निकालेगा, और ये सबसे न्यूट्रल होता है तो ये निकालेगा नहीं, ये बड़ी मुश्किल से निकलता है एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पावरफुल कौन है, CF3COOH सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी निकाल रहा है, तो इसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड की। फिर किसकी हो जाएगी, फिर हो जाएगी ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड की। और सबसे कम किसकी होगी, एसिटिक एसिड की। किसकी वजह से हुआ ये, फ्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से और हाइड्रोजन। तो कभी भी कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में हम किसे देखते हैं, जो डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा, अब हमने आई की वैल्यू निकाली तो जो डेल TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। जितना आई ज्यादा होगा उतना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे पहला ऑर्डर हो जाएगा ट्राईफ्लोरो का, फिर हो जाएगा ट्राईक्लोरो का, और सबसे लास्ट में होगा एसिटिक एसिड का। अब क्लियर हुआ ये अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है आपका जीओसी में, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो, ये इसका सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये कभी भी क्या होता है, डेफिशिएंट रहना पसंद नहीं करता, तो ये हाइड्रोजन को बहुत जल्दी निकालेगा। यहाँ पे लेट निकलेगा, यहाँ पे और लेट। ये ऐसे जैसे मैंने आपको जैसे आपके स्कूल से बोलेंगे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में हो जाएंगे, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। वो कहेंगे चलो नवंबर में होंगे, तो आप धीरे स्टार्ट करोगे, आप कहोगे चलो आराम से पढ़ लेंगे। आपको कह रहे अप्रैल में होंगे तो आप और आराम से होगे, चलो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अगस्त में जैसे ही बोलेंगे अगस्त में होने वाले हैं, तो आप बोलेंगे 2 महीने बचे हुए हैं बस, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, नवंबर में बोला तो आप थोड़ी लेट स्टार्ट करोगे कि आराम से पढ़ लेंगे। अप्रैल में बोला तो अभी आप सुस्त पढ़े हो कि चलो बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। तो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, अगस्त वाली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ अब ये, इज इट क्लियर, यस नो, रिप्लाई कर देना वैसे ही, यस नो, एनीवन। Yes, sir. ओके, Yes, sir, clear. अब देखो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज 2.26, ये थोड़ा सा ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 2.26 है। आज देखो, आज आपको पूरा बताऊंगा मैं, कल और परसों डाउट सेशन होगा। अगर आपके जो डाउट हैं सॉलिड स्टेट में और सॉल्यूशन में, उसको एक लिस्ट में बना दो पेपर में लिख के, चाहे आप मुझे पहले भेज दो या खुद बना दो। तो वो आपको मैं कल पूरे डाउट जो सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन होगा, अगर आपके डाउट नहीं बचेंगे तो कल परसों में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा पूरा, और टेस्ट जरूर देना है, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2.26 में क्वेश्चन में लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी है लेक वाटर, क्योंकि लेक वाटर में क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, ध्यान रखना, सॉल्ट होता है इसमें बहुत ज्यादा, तो डेंसिटी वेरी कर जाती है। जो प्योर वाटर है मैंने आपको बताया उसका 1 होता है, और इसमें 92 ग्राम Na+ है, यानी वेट ऑफ Na+ दे दिया आपको 92 ग्राम। ठीक है, और लिखा है पर केजी ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का वेट है वो आपको कितना दे दिया, 1 kg। आपसे क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ Na+, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोलैरिटी होता है वेट ऑफ सॉल्ट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ Na+ इनटू क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ये आपका है क्या, वेट है, और ये आपका डेंसिटी है। तो डेंसिटी और वेट में कैसे चेंज करेंगे, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन, ये सॉरी मास तो 1 kg का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1000 अपॉन वॉल्यूम की जगह पे हम डेंसिटी लिखेंगे, तो डेंसिटी कितना हो गया, 1.25। ठीक है, तो इस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, अब
वॉल्यूम मैंने कहा वॉल्यूम। अब देखो वेट आपको कितना दिया हुआ है 92 इनटू ये कितना दिया आपको 1000, ठीक है, अपॉन ये एन ए का 23 होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, जितना उसका वेट है अपॉन डेंसिटी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 92 इंटू 1.25 अपॉन 23। इसको सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 4 जा जाएगा, 4 3 जा 12, हाँ ये 4 जा चले जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये इतने ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूले बेस्ड है। इज इट क्लियर? यस नो? मोलैरिटी निकालनी है आपको, मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपको बताया था डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सॉरी वॉल्यूम। क्लियर है? यस नो? या रिपीट करूं? Yes, sir. Clear है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर से, इसमें कई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से पूछे हुए हैं आपको। ये इक्विलिब्रियम में इस चैप्टर का नहीं है ये क्वेश्चन, कई बार ऐसे ही दे देते हैं ये लोग उठा के। देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा CuS गिब्स, ये होगा Cu2 प्लस और S2 माइनस। तो सपोज इसकी सॉलिबिलिटी S है और इसकी सॉलिबिलिटी भी S है, तो कह रहा है इफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इतना दे दिया आपको, बोल रहा है कि मोलैरिटी या सॉलिबिलिटी बताओ, ठीक है, ऑफ H2S इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ये डिसोसिएट हो जाता है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब आपको दे दिया KSP, ये होता है SP मीन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -16। तो आपने पढ़ा होगा कि जो KSP होता है ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है S इंटू एस, यानी S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट KSP, और KSP की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो हो जाएगा अंडर रूट 6 इंटू 10 की पावर -16। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट 6 इंटू 10 की पावर -8, इसका हाफ करना है। अंडर रूट का मतलब हुआ पावर को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब अंडर रूट 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर -8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी मतलब S निकालना आपको, या मोलैरिटी और सॉलिबिलिटी एक ही टर्म्स है। अगर कभी भी आपको मोलैरिटी पूछा होगा या सॉलिबिलिटी पूछा होगा, एक ही बात है। कई बार इसमें मोल फ्रैक्शन भी आ जाता है, सॉलिबिलिटी पूछते तो मोल फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो जो चीज वहां पे गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। सॉलिबिलिटी अगर हेनरी लॉ में होता है तो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन है, और अगर और जगह आएगा तो मोलैरिटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2.27 इक्विलिब्रियम चैप्टर का, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। रिप्लाई करके बताओ मुझे यस नो? नो आंसर? रिपीट तो नहीं करना है, एक बार ये बता दो, रिपीट तो नहीं करना है? No, sir. ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 2.28, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया आपको, मास परसेंटेज। और किसका पूछा? ये एस्प्रिन, जो आप लोग खाते होंगे, डिस्प्रिन का छोटा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2.28 में आपको मास परसेंटेज पूछा है, किसका? एस्प्रिन का। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जिसका आपको मास पूछा उसे ऊपर रखना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइडेड बाय, अब यहां पे अपॉन में क्या आएगा, मास ऑफ एस्पिरिन प्लस, इसको किस में डिसॉल्व किया, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। तो इसको जो CH3CN है उसका मास, तो मास ऑफ CH3CN इनटू 100, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मास है 6.5 अपॉन 6.5 प्लस 450 इंटू 100, ठीक है। तो ये 450 से भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा, और वैसे एक्यूरेट में क्या होगा, 456.5 से इसको डिवाइड करना है।
6.5 अपॉन 4 56.5 इंटू 100। तो इसका आंसर निकालोगे, ये क्या आ जाएगा आपका मास परसेंटेज। सबसे आसान क्वेश्चन है। मास का मतलब जिसका मास है उसको ऊपर रखो अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। टोटल मास कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। 2.28। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चले जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 2.40। 2.40 में आपको क्या पूछा है? इसमें है देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, फिर अमाउंट पूछ लिया आपको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछना क्या है। उसने पूछा अमाउंट का मतलब CaCl2 का अमाउंट बताना। अब आपने देखो इसमें आई की वैल्यू उसने ऑटोमेटिकली दे दी आपको। आई कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब आप जैसे इसे सॉल्यूशन में डालोगे ये टूट जाएगा आयंस में। तो जो आयंस में टूट जाता है उसके लिए क्या होता है? आयनिक कंपाउंड यूज होता है, यानी उसमें आई की वैल्यू यूज होगी। ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। इसने दे दिया, अगर ये नहीं देता तो फिर कितना हो जाता है? इसकी वैल्यू 3 हो जाती। 1 + 2 3। इसका मतलब ये होता है कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है अगर आई की वैल्यू या अल्फा आपको गिवन ना हो तो। अब उसने कहा है कि 2.5 लीटर ऑफ वाटर है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया 2.5 लीटर हो गया आपके पास। ठीक है, और वो कह रहा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया आपको। कितना? पाई की वैल्यू दे दी है इसमें 0.75 ATM में दे दिया है। ठीक है, और टेम्परेचर दे दिया आपको 27 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैपिटल टी में बदलना है। 273 + 27 यानी 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये एटीएम में है और ये वॉल्यूम में है, तो आर की वैल्यू इसके लिए होती है 0.0821। अब आपको सब कुछ मिल चुका है। और क्या पूछा है उसने? वेट। तो आपको मैंने बताया था कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है इसमें? पाई इज इक्वल टू आई, और CRT के जगह पे क्या हो जाएगा? WB/MB इंटू वॉल्यूम इंटू RT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। देखो एक ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इसका कौन सा है? पाई इज इक्वल टू CRT एक फॉर्मूला है। दूसरा हमने सी को चेंज करना है, तो क्या होगा? आई यहाँ पे लगा देना है। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB/RT हो जाएगा, NB/VRT हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें NB को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब इसके केस में यहाँ पे देखो आई की वैल्यू आपको गिवन है। पाई की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। पाई इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पे 2.47 इंटू डब्ल्यू बी यहाँ पे कितना दिया है आपको? डब्ल्यू बी आपको निकालना है, तो डब्ल्यू बी इंटू आर की वैल्यू है 0.821, 0.0821 इंटू टेम्परेचर दिया आपके पास 300। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसका देखो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। तो जो मोलर मास है आपका CaCl2 के लिए, तो Ca होता है 40 और Cl होता है 35.5 इंटू 2। तो 71 + 40, 71 + 40 तो 111। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 111 इंटू वॉल्यूम कितना है आपके पास? 2.5 लीटर। ये 2.5 लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, एक ही चीज लेफ्ट है मेरे पास। बस यहाँ पे हमारे पास क्या चीज लेफ्ट है? WB को छोड़ के सारी वैल्यू गिवन है आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रिप्लाई करके बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब देखो नेक्स्ट में जाते हैं। एक मिनट, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 2.41। 2.41 क्या कहता है आपको? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है आपको समझना है। जैसे डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आपको पाई की वैल्यू निकालनी है।
इसमें क्या करना है, पाई निकालना है। देखो डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके आपके पास तीन फॉर्मूले, देखो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अगर सी नहीं दिया हुआ है तो इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन आर टी। एन इसको हो जाएगा वॉल्यूम, एन बी आर टी। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया तो उसको भी चेंज कर दो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम आर टी। अब इन तीनों में से एक फॉर्मूला लगेगा बस, और है ही नहीं हमारे पास। अगर कंसंट्रेशन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए तो ये वाला फॉर्मूला। और मैंने आपको कहा था ये ग्राम में देता है ज्यादातर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो पाई आपको पूछा है, क्या कह रहा हो, 225 मिलीग्राम। ये देखो इसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलीग्राम पूछा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 25 मिलीग्राम का मतलब ग्राम में चेंज करना है इससे, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। K2S, ये देखो ये कैसा है, देखो उसने लिखा है कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो जो K2SO4 है ये आयनिक कंपाउंड है आपके पास। तो आयनिक कंपाउंड किस में चेंज हो जाएगा, देखो 2K प्लस और एक SO4 2 माइनस में। तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसमें, 3। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि पहले नंबर ऑफ मोल्स थे 1 और बाद में 3 हो गए। तो 3/1 यानी आंसर हो गया 3। ये दिखता नहीं है क्वेश्चन में, मैंने आपको कई बार कहा आई की वैल्यू पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा आयनिक कंपाउंड है तो इसमें आई की वैल्यू लग जाएगी। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 2 लीटर। और कोई इंफॉर्मेशन इसके अलावा मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें K2SO4 का। तो K होता है 39 × 2 यानी 42 जा 80 78 हो जाएगा। और S होता है 32, तो S का 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 यानी 64 हो जाएगा। तो 10 4 14 हो गया, और 10 6 16 और 1 17 हो गए। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला याद रखो, मेन फॉर्मूला ये वाला यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्या, आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, एम बी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि ये ग्राम में लिखा है तो, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे 8.314 लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर ये किस में होता, एटीएम में निकालोगे आप तो एटीएम में नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास। अगर आप एटीएम में निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 0.0821। अगर आप 0.0821 करते हो और ये लीटर में है ये आपके पास, ठीक है, तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा। और टेम्परेचर देखो इसमें लिखा हुआ है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिग्री में दिया होता है, लेकिन आपको इसे चेंज करना है किसमें, एटी उसमें केल्विन में। तो 278 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टेम्परेचर की वैल्यू। तो ये यहाँ रख दो। आई की वैल्यू कितनी आई, 3I। तो ये हो जाएगा 3 × WB आपको दिया हुआ है 25 × 10⁻³ आर की वैल्यू है, ये है आपके पास 278 × आर की वैल्यू रख सकते हो 8.314, इसको सिंपली निकाल दो। ठीक है, और मोलर मास अभी हमने निकाला 174 इंटू वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लीटर ऑफ वाटर, तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो ये समझ में आया। देखो सारी वैल्यू दी है, आपको केवल हिडन क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू हिडन है, आई पता नहीं चलता। मैंने आपको कहा था यही ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव, सॉरी बोर्ड लेवल में, क्योंकि आई की वैल्यू मुझे पता नहीं चलेगी कंपाउंड को देखते। तो आपको देखना है ये आयनिक कंपाउंड है या नॉन आयनिक है। जैसे ग्लूकोज सुक्रोज हो गया, उसके लिए आई की वैल्यू नहीं लिखते हैं, लेकिन जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके लिए आई की वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, तो ये रिपीट करना है या आ गया समझ में, यस नो, यस सर। ओके। ऋषभ, ऋषभ कहाँ चला गया, ऋषभ सर आ गया आ गया। हाँ, इसको रिपीट करना है। कल मुझे सारे डाउट पूछो जो भी आपको नहीं आएगा, या आपने पूरे चैप्टर में से, देखो दोनों चैप्टर में से जो जो चीज आपको दिक्कत आएगी, कल मुझे पूरे क्वेश्चन को तैयार रखो अपने अपने, एक एक टाइम आपको दिया जाएगा, उसमें मुझसे सारे डाउट पूछो दोनों चैप्टर के। फिर
मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सैटरडे को, ठीक है? तो आपको पहले वो तैयार रखना है और आपको कंप्लीट आना भी चाहिए वो। ये मीटिंग 2 मिनट में ऑफ होगी, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। क्वेश्चन देखो 2.38, इसमें आपको दिया है बेंजीन और टॉल्विन, दो कंपाउंड है। बेंजीन का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये कई बार आता है। बेंजीन होता है C6H6 और टॉलिन होता है जो आपका, ये होता है आपके पास C7H8। ये ऐसे बनता है, बेंजीन रिंग बन जाती है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, उसके ऊपर CH3, इसे कहते हैं टॉल्विन। तो 7 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं, और ये तो बेंजीन आपको सिंपल, ठीक है। दूसरा है आइडियल सॉल्यूशन, कह रहा है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। देखो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर मींस P0B बोल लो। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी है? 50.71 mm, ठीक है। और टॉल्विन की दे दी है, तो हम PT नॉट करेंगे। देखो प्योर का है, इसने प्योर का मतलब नॉट स्टेट में 32.06 mm, ठीक। दो इंफॉर्मेशन दे दी। आपको क्या पूछा इसने? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। देखो ये क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी कराया आपको, वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को बताना वेपर फेज में। तो वेपर फेज के लिए क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये क्या नाम है, टॉलिन। इसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। देखो ये स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। वेपर फेज, तो वेपर फेज का अलग फॉर्मूला होता है और जनरल अलग फॉर्मूला होता है। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये वेट बेंजीन का है और ये वेट किसका है? टॉल्विन का, ठीक है। मैं ऑफ करता हूँ, रिज्वाइन करो इसे।